रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब बैंकों का इस्तेमाल करते हैं। पैसा जमा करना, निकालना, लोन लेना, बिल्कुल। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल ग्रांटेड लेते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम जैसे आम लोगों के लिए बनी इस बैंकिंग व्यवस्था के पीछे हाँ। असल में खेल क्या है? आज हमारे पास रिटेल बैंकिंग पर कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम इस जाने पहचाने से विषय के कुछ अनजाने पहलुओं को समझें। तो चलिए इस पर एक गहरी चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि रिटेल बैंकिंग क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये बैंकों के लिए एक तरह से सोने की खान क्यों है और साथ ही ये उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी क्यों बन सकती है। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे भारत में आर्थिक बदलावों के बाद बैंकों ने अपना पूरा ध्यान बड़ी बड़ी कंपनियों से हटाकर हम जैसे करोड़ों आम ग्राहकों पर लगाया और इसके नतीजे क्या हुए। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये शब्द रिटेल बैंकिंग, जी, अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो इसका मतलब है आम आदमी की बैंकिंग। एकदम सही। वो बैंकिंग जो व्यक्तियों के लिए है, किसी बड़ी टाटा या रिलायंस जैसी कंपनी के लिए नहीं। इसे पर्सनल बैंकिंग भी कहते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका जो मुख्य काम है वो है मध्यस्थता, मतलब एक पुल की तरह काम करना। एक पुल। हाँ, बैंक हम जैसे लोगों से जिनके पास थोड़ी बहुत बचत है पैसा जमा के तौर पर लेता है और फिर उस पैसे को उन लोगों को उधार देता है जिन्हें घर, गाड़ी या किसी और काम के लिए उसकी जरूरत है। अच्छा। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में 90s के उदारीकरण के बाद हाँ, जब लोगों की आमदनी और बचत बढ़ी तो बैंकों को एक बहुत बड़ा मौका दिखा। उन्होंने खुद को सिर्फ पैसा जमा करने और उधार देने वाली जगह से बदलकर एक वन स्टॉप फाइनेंशियल सुपरमार्केट बना लिया। वन स्टॉप फाइनेंशियल सुपरमार्केट, ये बहुत दिलचस्प शब्द है जी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। दस्तावेजों में एक चार्ट दिया गया है, उससे पता चलता है कि बैंकिंग की दुनिया को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है, एक आम लोगों के लिए और दूसरा बड़ी कंपनियों के लिए। सही है। और आम लोगों वाली जो शाखा है वो भी आगे दो हिस्सों में बढ़ती है, मास रिटेल बैंकिंग जो हम सबके लिए है और क्लास रिटेल बैंकिंग जिसे प्राइवेट बैंकिंग भी कहते हैं। हाँ, तो ये शायद उन करोड़पति ग्राहकों के लिए है जिन्हें खास तवज्जो दी जाती है। ये वर्गीकरण समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से बैंक की पूरी रणनीति तय होती है। कैसे? वे एक तरफ सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी सेवाएं देते हैं जो उनके लिए एक देनदारी है, मतलब लायबिलिटी, क्योंकि उन्हें ये पैसा लौटाना है ब्याज के साथ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाएं देते हैं जो उनके लिए एक संपत्ति है, मतलब एसेट, क्योंकि इससे वे ब्याज कमाते हैं। तो मास और क्लास का फर्क बस इसी खेल के पैमाने का है। हाँ, बिल्कुल। खेल वही है, बस स्केल अलग है। तो इसकी सबसे पहली पहचान तो यही है कि ये हम जैसे आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर केंद्रित है। बिल्कुल। और इसी वजह से इसका दूसरा पहलू सामने आता है, ग्राहकों की विशाल संख्या। किसी भी बड़े बैंक के करोड़ों ग्राहक होते हैं। करोड़ों? हाँ, ये एक महासागर की तरह है जो इसे कॉर्पोरेट बैंकिंग से बिल्कुल अलग बना देता है। हाँ। कॉर्पोरेट बैंकिंग तो जैसे कुछ बड़ी बड़ी मछलियों वाला एक तालाब हो। और इन करोड़ों ग्राहकों वाले महासागर तक पहुंचने के लिए ही शायद बैंकों को हर गली नुक्कड़ पर ब्रांच और एटीएम का जाल बिछाना पड़ता है ना? एग्जैक्टली। दस्तावेजों में इसका भी जिक्र है, यानी फिजिकल ब्रांच भी और डिजिटल बैंकिंग भी। हाँ, और यही तो आज की रिटेल बैंकिंग की पहचान है, एक हाइब्रिड मॉडल। बिल्कुल। आप चाहें तो ब्रांच जाकर मैनेजर से बात करें या फिर रात के 2 बजे अपने बिस्तर पे लेटे लेटे मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफर कर दें। दोनों रास्ते खुले हैं। दोनों रास्ते खुले हैं। करोड़ों ग्राहक, हर किसी का छोटा छोटा पैसा, हर शहर में ब्रांच और एटीएम। ये सुनने में तो बहुत झंझट का काम लगता है तो फिर बैंक बड़ी कंपनियों को छोड़कर हम जैसे आम ग्राहकों के पीछे इतना क्यों पड़े हैं? जरूर इसमें कोई बहुत बड़ा फायदा छिपा होगा। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और इसका जवाब छिपा है इसके फायदों में। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है जोखिम का बंटवारा। जोखिम का बंटवारा मतलब? अंग्रेजी में इसे रिस्क स्प्रेड कहते हैं। सोचिए, अगर एक बैंक ने अपना सारा पैसा, मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए, सिर्फ एक बड़ी कंपनी को लोन में दे दिया और वो कंपनी डूब गई, तो बैंक का क्या होगा? अरे, बैंक भी दिवालिया हो जाएगा, एक ही झटके में सब खत्म। बिल्कुल। लेकिन रिटेल बैंकिंग में बैंक वही 10,000 करोड़ रुपए 50,000 लोगों को होम लोन और कार लोन के रूप में देता है। अच्छा। अब अगर 100-200 लोग अपना लोन नहीं भी चुका पाते
तो भी बैंक पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसका जोखिम हजारों ग्राहकों में बट गया है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये जोखिम असल में फैलता है या बस अपना रूप बदल लेता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। मतलब एक बड़ी कंपनी के डिफॉल्ट का खतरा तो कम हो गया, लेकिन अब आपको लाखों छोटे छोटे लोन की निगरानी करनी होगी। क्या ये 1000 चींटियों द्वारा काटे जाने जैसा जोखिम नहीं बन जाता? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और हाँ, निगरानी का काम वाकई बढ़ जाता है, जो इसकी एक चुनौती है जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है। लेकिन वित्तीय नजरिए से देखें तो ये फिर भी एक बेहतर सौदा है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि लाखों लोगों में से कितने लोग डिफॉल्ट करेंगे, इसका अनुमान लगाना ज्यादा आसान है। अच्छा। हाँ, बजाय इसके कि एक अकेली बड़ी कंपनी कब अचानक किसी संकट में फंस जाए। इसलिए जोखिम का रूप जरूर बदलता है, लेकिन उसकी तीव्रता वो काफी कम हो जाती है। समझ गए। और दूसरा फायदा बताया गया है ग्राहक की वफादारी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ग्राहक सच में बैंकों के प्रति वफादार होते हैं? हाँ, और ये वफादारी असल में बैंकों के लिए एक मनोवैज्ञानिक जीत है। मनोवैज्ञानिक जीत? ये सिर्फ आदत या आलस नहीं है, बल्कि हाई स्विचिंग कॉस्ट्स का नतीजा है। सोचिए, किसी का सैलरी अकाउंट एक बैंक में है। अब अगर उसे बैंक बदलना हो तो उसे अपनी कंपनी को बताना होगा, सारे EMI और SIP के मैंडेट अपडेट करने होंगे, नया नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप समझना होगा। अरे बाप रे, बहुत झंझट है। ये इतनी बड़ी झंझट है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं छोड़ो यार, जो चल रहा है चलने दो। हाँ, सही बात है। ग्राहक एक तरह से बंधक बन जाता है। और बैंक इसी का फायदा उठाते हैं। इसी को वो क्रॉस सेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्रॉस सेलिंग तो आज की हकीकत है। ऐसा लगता है जैसे बैंक से एक बार रिश्ता जुड़ गया तो वो हमारे वित्तीय पंडित बन जाते हैं। बिल्कुल। मेरे पास तो हर महीने मेरे सैलरी अकाउंट वाले बैंक से फोन आता है कि मैम, आपके प्रोफाइल के हिसाब से एक बेहतरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आई है या आपके लिए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर है। बिल्कुल। बैंक इस जड़ता को वफादारी का नाम देकर भुनाते हैं। उनके पास आपका पूरा डेटा होता है। हाँ। आपकी सैलरी कब आती है, आप कहाँ खर्च करती हैं, आपकी बचत कितनी है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके वो आपको सही समय पर सही प्रोडक्ट बेचते हैं। मतलब एक ही ग्राहक से सेविंग्स अकाउंट, लोन, क्रेडिट कार्ड, बीमा, म्यूचुअल फंड, हर तरह से कमाई। हर तरह से। यही क्रॉस सेलिंग का कमाल है। दस्तावेजों में एक और शब्द है इंटरेस्ट स्प्रेड्स, और कहा गया है कि ये रिटेल बैंकिंग में बेहतर होते हैं। जी। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये वही बात हुई कि बैंक हमारे डिपॉजिट पर जो 3-4% ब्याज देता है और हमारे लोन पर जो 10-12% ब्याज कमाता है, उसके बीच का बड़ा सांतर। एकदम सही। ये बैंकों के मुनाफे का सबसे बड़ा इंजन है। और ये अंतर आम ग्राहकों के मामले में ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा। एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी जब 500 करोड़ का लोन लेने जाती है तो वो बैंक की ट्रेजरी हेड के साथ बैठकर ब्याज दर पर घंटों मोल भाव करती है। अच्छा। वो कहती है कि दूसरा बैंक मुझे इससे कम दर पर लोन दे रहा है। लेकिन जब हम और आप कार लोन के लिए जाते हैं तो हमारे पास मोल भाव की गुंजाइश लगभग शून्य होती है। शून्य। बैंक की जो तय दर होती है हमें वही माननी पड़ती है। इसी वजह से रिटेल लोन पर बैंक का मार्जिन यानी स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब तस्वीर साफ हो रही है। जोखिम कम, ग्राहक बंधा हुआ और मुनाफा ज्यादा। लेकिन इतनी बड़ी और जटिल व्यवस्था को चलाने में मुश्किलें तो आती होंगी। वो कौन सी बातें हैं जो बैंक के बड़े अधिकारियों को रात में जगाए रखती हैं? बिल्कुल, यहीं पर कहानी का दूसरा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण पहलू सामने आता है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है इस पूरे तामझाम को चलाने का खर्चा। ऑपरेशनल कॉस्ट्स। हाँ, ऑपरेशनल कॉस्ट्स। इसका मतलब है ब्रांच का किराया, हजारों कर्मचारियों की सैलरी, ATM में कैश भरने और उसकी सुरक्षा का खर्चा, ये सब। ठीक समझे। लाखों ग्राहकों के छोटे छोटे लेन देन, जैसे किसी ने 500 रुपए निकाले, किसी ने 2000 जमा किए। हाँ। हर एक लेन देन पर बैंक का कुछ न कुछ खर्च होता है। दस्तावेजों में एक दिलचस्प आंकड़ा छिपा है। बताइए। कि ब्रांच में कैश काउंटर पर होने वाले हर लेन देन पर बैंक को 50 से 100 रुपए तक का खर्च आता है। 50 से 100 रुपए? हाँ। वहीं ATM से पैसे निकालने पर यह खर्च घटकर 15-20 रुपए रह जाता है और मोबाइल ऐप पर तो ये कुछ पैसों में सिमट जाता है। अरे वाह, अब समझ आया कि बैंक हमें बार बार अपना ऐप इस्तेमाल करने या नेट बैंकिंग के लिए क्यों कहते हैं। वो असल में अपना खर्चा बचा रहे हैं। हाँ। और दूसरी बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी का वो मकड़ जाल जो इस सब के पीछे है। मतलब IT सिस्टम। हाँ, जब आपके ग्राहक करोड़ों में हों और प्रोडक्ट्स भी हर दिन नए आ रहे हों तो इसे संभालने के लिए एक बहुत मजबूत, सुरक्षित और लचीला IT सिस्टम चाहिए। हाँ, ये IT वाला पॉइंट तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। कभी कभी बैंक का ऐप एक छोटी सी अपडेट के बाद ही काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल।
और लाखों लोग परेशान हो जाते हैं। त्योहारों के समय तो यूपीआई पेमेंट फेल होना आम बात है। इतने बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी को संभालना एक दुस्वप्न जैसा ही होगा। ये एक बहुत बड़ा खर्च और लगातार चलने वाली चुनौती है। एक छोटा सा तकनीकी ग्लिच या साइबर अटैक भी लाखों ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है और बैंक की सालों की कमाई हुई प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है। हाँ, जिक्र है खासकर असुरक्षित लोन में। ये क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। असुरक्षित लोन यानी अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिनके पीछे कोई गारंटी या गिरवी रखने वाली चीज नहीं होती। जैसे क्रेडिट कार्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन। जब आप होम लोन लेते हैं तो आपका घर बैंक के पास गिरवी होता है। अगर आप लोन नहीं चुकाते तो बैंक घर बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। बैंक सिर्फ आपके भरोसे पर पैसा देता है। इन मामलों में ग्राहकों के डिफॉल्ट होने यानी पैसा वापस न चुकाने का जोखिम ज्यादा होता है। और एक बहुत गंभीर खतरे का भी जिक्र है जो सुनने में ही किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, बैंक रन। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये किसी भी बैंक के लिए सबसे बुरे सपनों में से एक है और ये बैंकिंग का सबसे बड़ा डर है। ऐसा क्यों? देखिए, बैंक इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि सारे जमाकर्ता एक ही समय पर अपना पूरा पैसा निकालने नहीं आएंगे। अच्छा। वे आपके जमा किए हुए पैसे को आगे लोन पर दे देते हैं। सोचिए, व्हाट्सएप पर एक अफवाह फैलती है कि XYZ बैंक डूबने वाला है। ओह। अब आप और मैं, हम सब अपना पैसा सुरक्षित करना चाहेंगे। हम सब एटीएम की तरफ भागेंगे, ब्रांच में लाइन लगा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन बैंक ने तो हमारा पैसा आगे लोन में घुमा रखा है। उसके पास अपनी तिजोरी में इतना कैश है ही नहीं। तो जैसे ही पहले कुछ हजार लोग पैसा निकाल लेंगे, बैंक के पास कैश खत्म हो जाएगा और उसके शटियम गिर जाएंगे। यही बैंक रन है। भरोसे का एक पल में भाप बन जाना। बिल्कुल। ये तो सच में बहुत डरावना है। और आखिरी चुनौती बताई गई है कड़ी प्रतिस्पर्धा। जी। आज तो हर गली में बैंक हैं और नए नए फिनटेक ऐप्स भी आ गए हैं जो लोन और पेमेंट की सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल, इस बाजार में सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक और अब तो छोटी वित्तीय कंपनियां और फिनटेक स्टार्टअप्स भी हैं। ये गला काट प्रतिस्पर्धा है। ग्राहकों के लिए तो ये अच्छा है। हाँ, ग्राहकों के लिए तो अच्छी है क्योंकि उन्हें बेहतर सेवाएं और दरें मिलती हैं। लेकिन यह कभी-कभी बैंकों के लिए अस्वस्थ भी हो सकती है। कैसे? जहां वे ग्राहकों को लुभाने के लिए बहुत ज्यादा जोखिम उठाने लगते हैं या ऐसे ग्राहकों को भी लोन दे देते हैं जिनकी चुकाने की क्षमता नहीं होती। तो आज हमने रिटेल बैंकिंग की पूरी कहानी को समझा। ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। बिल्कुल। एक तरफ ग्राहकों की बड़ी संख्या से जोखिम बढ़ता है, क्रॉस सेलिंग और बेहतर ब्याज दरों से भारी मुनाफा होता है। हाँ, तो दूसरी तरफ इस पूरी व्यवस्था को चलाने का भारी भरकम खर्चा, टेक्नोलॉजी की जटिलताएं, डिफॉल्ट का डर और बैंक रन जैसा भयानक खतरा भी है। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका हुआ सिस्टम है। बिल्कुल। अगर हम इन सब बातों को जोड़कर भविष्य की ओर देखें, जैसा कि दस्तावेजों में भी इशारा किया गया है, बैंक अपना खर्चा कम करने के लिए ग्राहकों को लगातार डिजिटल चैनलों की ओर धकेल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैंकों का ध्यान बड़ी बड़ी कंपनियों से हटकर हम जैसे आम लोगों की जरूरतों पर आ गया? और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी, खासकर मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई, इस पूरी इंडस्ट्री को किस तरह से बदल रही है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी मतलब सिर्फ बैंकों के बदलने की नहीं है। ये असल में भारत की अर्थव्यवस्था के विकास, लोगों की बढ़ती उम्मीदों और उस टेक्नोलॉजी की ताकत की कहानी है जो हमारे पैसे को संभालने का तरीका हमेशा के लिए बदल रही है। तो शुरुआत अतीत से करते हैं। दस्तावेज बताता है कि 1960 के दशक से पहले भारत में बैंकिंग का मतलब था सिर्फ कॉरपोरेट बैंकिंग। हाँ, यानी बैंकों का सारा ध्यान बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देने पर था, चाहे वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो या वर्किंग कैपिटल। हाँ, उनका दायरा बहुत ही सीमित था। वो कुछ गिने चुने ग्राहकों को जैसे कच्चा माल खरीदने या प्रोडक्शन प्रोसेस जैसी चीजों के लिए ही फाइनेंस करते थे। आम आदमी के लिए तो बैंक एक ऐसी जगह थी जहां बस पैसे जमा किए जा सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर ये बदलाव आया क्यों? मतलब अचानक से बैंकों को आम आदमी में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? देखिए, इसकी वजह दिलचस्प है। समय के साथ बाजार में ग्राहक एक जैसे नहीं रहे। अच्छा। पहले जो ग्राहक थे वो सब करीब करीब एक जैसे थे, जिन्हें हम होमोजीनियस कहते हैं। पर अब बाजार में हर तरह के लोग आ गए थे। अलग जरूरतें, अलग उम्मीदें। मतलब एक सैलरी वाला इंसान, एक छोटा दुकानदार, एक डॉक्टर, सबकी जरूरतें अलग थीं। और बैंकों का जो पुराना ढांचा था, जो सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए बना था, वो इन अलग अलग जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था।
ये एक तरह का कारोबारी दबाव था कि बदलो वरना पीछे रह जाओगे। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दस्तावेज के मुताबिक भारत में रिटेल बैंकिंग की शुरुआत का क्रेडिट असल में विदेशी बैंकों को जाता है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना? सही बात है। शुरुआत में हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वो तो पारंपरिक तरीके से ही चल रहे थे। उनके लिए रिटेल और नॉन रिटेल जैसा कोई बंटवारा था ही नहीं, सब कुछ एक ही छतरी के नीचे था। फिर 1980 के दशक की शुरुआत में सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और ग्रिनलेस बैंक जैसे विदेशी बैंकों ने भारतीय बाजार में क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अच्छा। उन्होंने एक ऐसी जरूरत को पकड़ा जिससे तब तक कोई पूरा नहीं कर रहा था। और जाहिर है उनकी सफलता देखकर हमारे भारतीय बैंकों की भी नींद खुली होगी। बिल्कुल। इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों ने भी इस क्षेत्र में कदम रखा। लेकिन असली गेम चेंजर तो 1990 के दशक में आई नई पीढ़ी के प्राइवेट सेक्टर बैंक थे। अच्छा, उनमें ऐसा क्या खास था? देखिए, उनके पास विरासत में कोई पुराना धीमा सिस्टम नहीं था। वो एक साफ स्लेट के साथ आए और उन्होंने शुरू से ही टेक्नोलॉजी और एक आक्रामक रिटेल रणनीति पर दांव लगाया। नतीजा ये हुआ कि बाजार में एक रिटेल वॉर सी छिड़ गई। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और विदेशी बैंक सब अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। और इस रिटेल वॉर का आम ग्राहक पर क्या असर हुआ? ग्राहकों के लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन थी। अच्छा। अचानक उनके पास विकल्प आ गए। उन्हें बेहतर सेवाएं, नए नए प्रोडक्ट्स और बेहतर ब्याज दरें मिलने लगी। प्रतिस्पर्धा हमेशा ग्राहक के लिए अच्छी होती है ना? बिल्कुल। तो इस पूरी क्रांति के पीछे क्या बड़े कारण थे? सिर्फ बैंकों का मुकाबला ही तो सब कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था आईटी रेवोल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस ने पूरे देश में बैंकों के कामकाज का कंप्यूटरीकरण कर दिया। इसी वजह से एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और बाद में मोबाइल बैंकिंग संभव हो पाया। और इसके अलावा बढ़ता शहरीकरण, लोगों की खर्च करने लायक इनकम में बढ़ोतरी और एक बड़े मध्यम वर्ग का उदय, इन सब ने मिलकर रिटेल बैंकिंग के लिए एक जबरदस्त माहौल तैयार किया। लोगों के सपने बड़े हो रहे थे, अच्छा घर, गाड़ी, बेहतर जीवन शैली, और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें लोन की जरूरत थी। दस्तावेज में एक बहुत दमदार लाइन है, वो इसे एक वर्चुअल गोल्ड माइन कहता है। ये बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब असल में क्या है? हम कितने बड़े अनछुए बाजार की बात कर रहे हैं? ये दावा बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री में अभी भी विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जहां बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से नहीं पहुंची हैं। लेकिन अब तो मुकाबला भी बढ़ गया होगा। हाँ, अब इस गोल्ड माइन में खिलाड़ी बढ़ गए हैं। अब मुकाबला सिर्फ बैंकों के बीच नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एनबीएफसीज अब पिरामिड के निचले हिस्से यानी कम आय वाले ग्राहकों के बीच बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रही हैं। अच्छा। कैपजेमनी और ईएफएमए की वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2015 के कुछ आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। हाँ, और ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। रिपोर्ट साफ कहती है कि ग्राहकों की उम्मीदें तो आसमान छू रही हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है वो उस स्तर का नहीं है। खासकर युवा पीढ़ी जो किसी एक बैंक के प्रति वफादार नहीं है। अगर उन्हें सर्विस पसंद नहीं आई तो वो तुरंत बैंक बदल लेते हैं। दस्तावेज में एक और बड़ी समस्या का जिक्र है। बैंकों का फ्रंट ऑफिस तो चमकता हुआ है, लेकिन उनका बैक एंड प्रोसेस बहुत धीमा और पुराना है। हाँ, ये कुछ ऐसा है कि आप एक शानदार रेस्टोरेंट में जाएं, आपका ऑर्डर तो तुरंत ले लिया जाए, लेकिन खाना आने में 3 हफ्ते लग जाएं, क्योंकि किचन में काम करने का तरीका पुराना है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसी खाली जगह को भरने के लिए फिनटेक कंपनियां आ गईं। राइट। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 63% ग्राहक किसी ना किसी फिनटेक प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो पेमेंट ऐप्स हों, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हों या ऑनलाइन लोन देने वाली सर्विसेज। और इसकी वजह भी साफ है। लोगों को लगता है कि फिनटेक तेज है, इस्तेमाल में आसान है और बेहतर अनुभव देता है। पर यहाँ एक आंकड़ा है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। दस्तावेज कहता है कि केवल 36% बैंकों को लगता है कि वे एक अच्छा अनुभव दे रहे हैं। हाँ, मतलब बैंकों और ग्राहकों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी डिस्कनेक्ट है। बैंक अपने अंदरूनी प्रोसेस को देखकर सोच रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ग्राहक को सिर्फ अंतिम परिणाम से मतलब है, जो कि अक्सर धीमा और बोझिल होता है। फिनटेक ने इसी अनुभव को आसान बना दिया। ये तो हुई कहानी, पर क्या आंकड़े भी यही बताते हैं? क्योंकि दस्तावेज में आरबीआई के कुछ नंबर्स हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े इस पूरी कहानी पर मोहर लगाते हैं।
2019 से 2021 के बीच रिटेल लोन पोर्टफोलियो में लगातार दोहरे अंकों में वृद्धि हुई है। इसमें लगभग आधा हिस्सा हाउसिंग लोन का है, जो दिखाता है कि घर खरीदना आज भी भारतीय मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऑटो लोन में भी औसतन 22% से ज्यादा की ग्रोथ रही। पर एक आंकड़ा है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन 2020 में गिरे, जो शायद महामारी की वजह से था, लेकिन 2021 में उनमें 93.4% का उछाल आया। हाँ, ये बाजार के कितनी तेजी से पलटने का संकेत है। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे विस्फोटक और हैरान करने वाली ग्रोथ है वो पेमेंट सिस्टम में है। एक मिनट में वो आंकड़ा बताना चाहूंगी। यूपीआई क्यूआर लेन देन की संख्या मार्च 2020 में लगभग 20 लाख थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 925 लाख से ज्यादा हो गई। मैं दोबारा बोलती हूँ, 20 लाख से 9 करोड़ 25 लाख सिर्फ एक साल में। कमाल है। ये कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ लॉकडाउन का असर था या कुछ और भी चल रहा था? ये सिर्फ लॉकडाउन का असर नहीं था, ये एक व्यवहारिक क्रांति थी। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को इतना आसान बना दिया कि ये लोगों की आदत बन गई। सही बात है। ये दिखाता है कि भारतीयों ने डिजिटल भुगतान को कितनी तेजी और खुले दिल से अपनाया है। दस्तावेज भी कहता है कि मोबाइल बैंकिंग अब भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन चुका है। तो ये अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक जरूरत है। बिल्कुल। तो इस बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में, जहां एक तरफ एनबीएफसीज हैं, दूसरी तरफ फिनटेक हैं और ग्राहकों की उम्मीदें आसमान पर हैं, एक पारंपरिक बैंक को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? दस्तावेज कुछ सफलता के मंत्र बताता है। हाँ, और वो बहुत प्रैक्टिकल है। पहला है एक कुशल डिलीवरी मैकेनिज्म, मतलब सर्विस की क्वालिटी, निष्पक्षता और समय पर डिलीवरी। ठीक है। दूसरा, ग्राहकों के डेटा का सही विश्लेषण करके उन्हें सही उत्पाद पेश करना, यानी हर ग्राहक को एक ही चीज बेचने की बजाय उनकी जरूरतों को समझना। और तीसरा है सही प्राइसिंग, जिसमें कोई छिपी हुई लागत ना हो। और दस्तावेज ये भी कहता है कि डायरेक्ट बैंकिंग चैनल्स यानी ऑनलाइन, एटीएम और खासकर मोबाइल बैंकिंग सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि बैंक ब्रांच का जमाना खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसका रोल बदल गया है। अब लोग हर छोटे मोटे काम के लिए ब्रांच नहीं जाना चाहते। इसके अलावा 2 और पहलू हैं जिन पर मैं जोर देना चाहूंगा। पहला है क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। ग्राहकों के साख का सही और पारदर्शी तरीके से आकलन करना बहुत जरूरी है। इससे बैंकों का जोखिम कम होता है और ग्राहकों को भी जल्दी लोन मिलता है। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा और शायद अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उपभोक्ता संरक्षण। अब रेगुलेटर्स बहुत सख्त हो गए हैं। अच्छा। वो अनुचित कारोबारी प्रथाओं के लिए बैंकों पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं। इसलिए ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करना, उनसे कोई छिपी हुई फीस ना लेना और उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान करना अब एक विकल्प नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए एक जरूरत बन गया है। बिल्कुल। जो बैंक ऐसा नहीं करेंगे वे अपनी प्रतिष्ठा और ग्राहक दोनों खो देंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे भारतीय बैंकिंग ने एक लंबा सफर तय किया है, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की एक संकीर्ण दुनिया से निकलकर आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने वाली एक विशाल प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्री बनने तक। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, खासकर यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग, इस क्रांति को और आगे बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही फिनटेक और एनबीएफसीज से मुकाबला भी तेज कर रही है। अब लड़ाई ब्रांच या एटीएम की संख्या पर नहीं, बल्कि आपके मोबाइल ऐप के अनुभव पर लड़ी जा रही है। तो भविष्य में सफलता सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स बेचने से नहीं मिलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्य में सफलता एक सहज, सुरक्षित और ग्राहक केंद्रित अनुभव देने पर निर्भर करेगी। जो बैंक टेक्नोलॉजी और ग्राहक अनुभव में लगातार नयापन नहीं लाएंगे, वे इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। पहली नजर में ये मौजू शायद थोड़ा सूखा लगे, लेकिन रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी, खासकर ये कि कैसे ग्राहकों की सुरक्षा और बैंकों के मुनाफे के बीच एक अजीब सी खींचतान चलती रहती है। चलिए सबसे आम चुनौती से शुरू करते हैं, जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। ये जो तरह तरह के चार्ज लगते हैं और हमारी सुरक्षा का सवाल। रिपोर्ट में मनमाने ढंग से लगाए जाने वाले शुल्कों के कई उदाहरण हैं। मिनिमम बैलेंस ना रखने पर चार्ज, चेक बाउंस होने पर चार्ज। हाँ, चेक बाउंस होने पे चार्ज, यहाँ तक कि एसएमएस अलर्ट के भी चार्ज। लेकिन रिपोर्ट में एक बात ऐसी है जो वाकई चौंकाने वाली है कि सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है जहां जाने अनजाने में कम आय वाले ग्राहक उन ग्राहकों को सब्सिडी दे रहे हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ऐसा होता कैसे है? ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है और इसका जवाब बैंक के काम करने के तरीके में ही छुपा है। इसकी जड़ में एक बहुत ही बुनियादी समस्या है।
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS। MIS वो क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर बैंकों के पास कोई ऐसा डैशबोर्ड ही नहीं है जो उन्हें साफ साफ दिखाए कि कौन सी सर्विस या कौन सा ग्राहक उनके लिए कितना फायदा या नुकसान ला रहा है। वो बस एक अंदाजे पे काम करते हैं। मतलब उनके पास अपनी लागत और कमाई का हिसाब किताब हर ग्राहक के लिए अलग अलग नहीं होता? बिल्कुल। जब आपके पास ये डेटा ही ना हो तो आप हर किसी के लिए सही और न्याय संगत कीमत कैसे तय कर सकते हैं? नतीजा ये होता है कि बैंक एक वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका अपनाते हैं। वो उन जगहों पर चार्ज लगा देते हैं जहां लगाना सबसे आसान होता है, जैसे मिनिमम बैलेंस या छोटी मोटी लेन देन पर। और इन सेवाओं का इस्तेमाल कम आय वाले ग्राहक ज्यादा करते हैं। अच्छा। वहीं अमीर ग्राहकों को, जिनके पास बड़ी जमा राशि होती है, बैंक कई तरह की प्रीमियम सेवाएं मुफ्त में दे देते हैं। तो असल में छोटे ग्राहकों से वसूला गया पैसा बड़े ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं की भरपाई कर रहा होता है। ये कोई, आप समझिए, जानबूझकर की गई साजिश नहीं है, बल्कि एक खराब सिस्टम का नतीजा है। अच्छा, अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि यहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ तो हम QR कोड और मोबाइल बैंकिंग की वजह से कैश रखना ही भूल गए, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इसी आसानी की कीमत भी है। पहचान की चोरी, सिम स्वैप फ्रॉड और न जाने कितने तरह के ऑनलाइन धोखे तेजी से बढ़े हैं। और ये खतरा बहुत असली है। रिपोर्ट में सिम स्वैप का जिक्र है। इसे समझिए कि कोई धोखेबाज आपके मोबाइल ऑपरेटर को यकीन दिला देता है कि वो आप हैं और आपका सिम खो गया है। ओह। वो आपके नाम पर एक नया सिम जारी करवा लेता है। जैसे ही वो नया सिम एक्टिवेट होता है, आपका सिम बंद हो जाता है और सारे OTP, सारे बैंकिंग अलॉट उस धोखेबाज के पास जाने लगते हैं और आपको पता चलने से पहले ही आपका खाता खाली हो सकता है। ये तो बहुत डरावना है। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि ग्राहकों में तकनीकी जानकारी की कमी इस जोखिम को और बढ़ा देती है। हाँ, और जोखिम सिर्फ बाहर से नहीं है। रिपोर्ट बैंकों के अंदर के जोखिमों पर भी उंगली उठाती है, जैसे बैंक के कर्मचारी जो शायद ट्रेनिंग की कमी या बिक्री के दबाव में गलत प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। इसे मिस सेलिंग कहते हैं। मिस सेलिंग मतलब, मान लीजिए किसी बुजुर्ग इंसान को, जिसे बस एक फिक्स डिपॉजिट करवाना था, कोई कर्मचारी एक जटिल मार्केट लिंक्ड बीमा पॉलिसी बेच देता है। ये भी एक तरह का फ्रॉड ही है। इसके अलावा जिन टेक्नोलॉजी कंपनियों से बैंक अपनी तकनीक खरीदते हैं, उनके सिस्टम में भी कमजोरियां हो सकती हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि एक भी छोटा फ्रॉड अगर मीडिया में आ जाए तो बैंक की सालों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। और इसी से जोड़ा KYC यानी अपने ग्राहक को जानो का मुद्दा भी है। ये तो नियमों की बात हुई, लेकिन क्या ये नियम असल में छोटे मोटे फ्रॉड को रोक पाते हैं? क्योंकि आम इंसान को तो लगता है कि उसने सारे KYC डॉक्यूमेंट दे दिए, अब वो सुरक्षित है। देखिए, KYC फ्रॉड को रोकने की पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक को पता हो कि खाता कौन खोल रहा है। लेकिन RBI ने कई बार बैंकों पर इसलिए जुर्माना लगाया है क्योंकि उन्होंने KYC नियमों का पालन ठीक से नहीं किया। कभी कभी जल्दी में या टारगेट पूरा करने के चक्कर में उचित जांच पड़ताल नहीं होती, और वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। हाँ, और वहीं से धोखेबाजों को सिस्टम में घुसने का रास्ता मिल जाता है। KYC जरूरी है, लेकिन ये सोचना कि सिर्फ KYC से सब सुरक्षित है, ये भोलापन होगा। असली सुरक्षा तो बैंक के अंदरूनी सिस्टम, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और ग्राहकों की अपनी जागरूकता पर निर्भर करती है। और इन सब तकनीकी और प्रक्रियात्मक चुनौतियों के बीच एक और बहुत बड़ी चुनौती है जिसके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं। देश की एक बहुत बड़ी आबादी का अब भी बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह बाहर होना। रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद देश की आधी से ज्यादा वयस्क आबादी औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर है, और कर्ज तक पहुंच तो और भी कम, सिर्फ 10% लोगों तक। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका मतलब है कि करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, चाहे वो बीमारी का इलाज हो, बच्चे की फीस हो या खेती के लिए बीज खरीदना हो, उसके लिए साहूकारों और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। जहां उनसे मनमाना ब्याज वसूला जाता है, बहुत ज्यादा ब्याज, और वो कभी इस कर्ज के जाल से बाहर ही नहीं निकल पाते। लेकिन जन धन योजना जैसी पहलों से करोड़ों खाते तो खुले हैं। क्या उससे ये समस्या हल नहीं हुई? खाते खोलना एक बहुत जरूरी पहला कदम था, लेकिन वो मंजिल नहीं थी। रिपोर्ट इशारा करती है कि कई खाते या तो इस्तेमाल ही नहीं होते या उनमें बहुत कम लेन देन होता है। असली वित्तीय समावेशन तब होता है जब लोग सिर्फ खाता ना रखें, बल्कि उसका इस्तेमाल बचत करने, कर्ज लेने, बीमा खरीदने और अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। तो बैंकों को अपनी सोच बदलनी होगी। बिल्कुल। बैंकों के लिए चुनौती अब नए ग्राहक खोजने की नहीं, बल्कि अपनी सोच बदलने की है।
उन्हें समझना होगा कि वित्तीय समावेशन सिर्फ सरकार का दिया हुआ टारगेट या सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा व्यापार का मौका भी हो सकता है अगर इसे सही तरीके से किया जाए। तो ये तो हुई मुश्किलें जो सुनने में काफी गंभीर लगती हैं। एक तरफ धोखाधड़ी का डर, दूसरी तरफ बैंकिंग सिस्टम से बाहर एक बड़ी आबादी। लेकिन रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है ना? ऐसा लगता है मानो हम एक ही देश में दो अलग-अलग कहानियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये दूसरी कहानी उम्मीद और विकास की है। इसकी शुरुआत होती है बदलते हुए भारतीय उपभोक्ता से। देश में एक नया युवा पेशेवर मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। इनकी सोच अपनी पिछली पीढ़ियों से बहुत अलग है। पहले लोग कर्ज लेने से डरते थे, उसे एक बोझ समझते थे। हाँ, ये तो है। लेकिन आज का युवा ईएमआई पर घर, गाड़ी, फोन, यहाँ तक कि छुट्टियां भी प्लान करने में सहज है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। और इस बदलाव पर दुनिया भर की नजर है। हाँ बिल्कुल। एटी किरनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्मों में से एक है और जो ऐसे बाजारों पर गहरी नजर रखती है, उसने अपनी रिपोर्ट में भारत को 30 उभरते देशों में दूसरा सबसे आकर्षक रिटेल डेस्टिनेशन माना है। दूसरा सबसे आकर्षक, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। जब ऐसी फर्म ये कहती है तो इसका मतलब है कि यहाँ मौके बहुत बड़े हैं, और ये सिर्फ लोगों की आदतें बदलने से नहीं हुआ। इसके पीछे ठोस आर्थिक कारण हैं। रिपोर्ट बताती है कि 1992 के आर्थिक सुधारों के बाद अगले 10 सालों तक भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन 6.8% की दर से बढ़ी। इसका सीधा मतलब ये था कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा आ गया था। और इस विकास को पंख लगाने का काम बैंकों और तकनीक ने किया। मुझे याद है, पहले बैंक जाने का मतलब होता था घंटों लाइन में लगना। अब सब कुछ फोन पर हो जाता है। सही बात है। रिपोर्ट में ऑटोमेशन का जिक्र है कि कैसे एटीएम ने शाखाओं से भीड़ कम कर दी। सही बात है। और सिर्फ यही नहीं, बैंकों ने अपने प्रोडक्ट्स को भी ज्यादा आकर्षक बनाया है। रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात बताई गई है, लोन चुकाने की अवधि। पहले होम लोन 5 या 7 साल के लिए मिलता था, जिससे ईएमआई बहुत ज्यादा होती थी। अब वही लोन 15, 20, यहाँ तक कि 30 साल के लिए भी मिल जाता है, जिससे ईएमआई काफी कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि एक सामान्य वेतन वाला इंसान भी घर खरीदने का सपना देख सकता है। इसने पूरे रियल एस्टेट बाजार को बदल कर रख दिया। लेकिन बैंकों के लिए ये सब करना फायदेमंद कैसे हुआ? अगर वो लंबी अवधि और कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं तो उनका मुनाफा कहाँ से आ रहा है? इसके पीछे का गणित बहुत दिलचस्प है। रिपोर्ट बताती है कि 1995-96 के आसपास ब्याज दरें 16 से 18% तक हुआ करती थी। आज वो 7.5 से 9% के दायरे में है। इतनी बड़ी गिरावट? हाँ, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि बैंकों के लिए पैसा जुटाने की लागत बहुत कम हो गई है। बैंकों के पास जो कुल जमा राशि होती है, उसका 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा केसा डिपॉजिट से आता है, यानी करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट पर बैंक कोई ब्याज नहीं देते और सेविंग्स अकाउंट पर बहुत कम देते हैं, तो बैंकों को ये पैसा बहुत सस्ते में मिल जाता है। अच्छा, तो जब उन्हें कच्चा माल यानी पैसा सस्ता मिलता है तो वो आगे ग्राहकों को भी सस्ता लोन दे पाते हैं और फिर भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। और अगर हम इस विकास की कहानी को आंकड़ों में देखें तो तस्वीर और भी बड़ी और साफ हो जाती है। रिपोर्ट कहती है, भारत में 30 करोड़ परिवार हैं, 40 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में आते हैं और देश की 70% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे युवा बाजार है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, और अब उनके पास उन्हें पूरा करने के लिए वित्तीय साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। रिपोर्ट में एक और चलन का जिक्र है, कम बचाओ, ज्यादा खर्च करो। ये युवा पीढ़ी भविष्य के लिए सब कुछ बचाकर रखने की बजाय आज के जीवन की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये सारे कारक मिलकर रिटेल बैंकिंग के लिए एक ऐसा महासागर तैयार करते हैं जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि भारत में रिटेल बैंकिंग की कहानी दो अलग-अलग ध्रुवों पर टिकी है। एक तरफ विकास, युवा आबादी और तकनीक के दम पर जबरदस्त मौके हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा, भरोसे की कमी, मनमाने चार्ज और एक बहुत बड़ी आबादी का इस विकास से अछूता रह जाने की गंभीर चुनौतियां भी हैं। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। अंत में ये साफ है कि इस सेक्टर की सफलता सिर्फ नई तकनीक लाने या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से तय नहीं होगी। ये विश्वास बनाने और उसे बनाए रखने पर निर्भर करेगी। बैंकों को एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधना होगा। एक तरफ डिजिटल लेन देन की रफ्तार और सुविधा, और दूसरी तरफ उसकी मजबूत सुरक्षा और डेटा का सही इस्तेमाल। हाँ,
उन्हें डेटा का इस्तेमाल सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों के लिए उचित और पारदर्शी मूल्य तय करने के लिए भी करना होगा। और वित्तीय समावेशन का क्या? वो आबादी जो अब भी बाहर है? वही तो सबसे अहम बात है। वित्तीय समावेशन को सिर्फ एक सरकारी निर्देश मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। इसे बैंकों को अपनी मुख्य व्यावसायिक रणनीति का हिस्सा बनाना होगा। उस 50% आबादी में विकास की जो संभावनाएं छुपी हैं, वो शायद मौजूदा ग्राहकों से भी कहीं ज्यादा हैं। उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स देने होंगे जो उनकी जरूरतों के हिसाब से हों। भारत का बैंकिंग बाजार कितना बड़ा है। हाँ। हमारे रिसर्च में एक दिलचस्प बात सामने आई कि देश में करीब 30 करोड़ परिवार हैं। 30 करोड़? और 40 करोड़ लोग मिडिल क्लास में गिने जाते हैं। और देश की 90% से ज्यादा बचत वो इन्हीं घरों से आती है। तो ये एक बहुत बड़ा कैनवास है। इतनी बचत है, लेकिन साथ ही एक ट्रेंड ये भी दिख रहा है कि लोग अब पहले से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, कम बचाना चाहते हैं। हाँ, ब्याज दरें कम होना इसका एक कारण हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी विरोधाभास है जो आपने पकड़ा। खर्च करने की इच्छा बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ एकल परिवारों मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन भी बढ़ रहा है। अच्छा। जब परिवार छोटे होते हैं तो लंबी अवधि की बचत और प्लानिंग की जरूरत भी बढ़ जाती है। तो ये दोनों ट्रेंड्स एक साथ चल रहे हैं और बैंक इन्हीं के बीच काम कर रहे हैं। तो चलिए उस एक चीज से शुरू करते हैं जिसने शायद पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा असर डाला है, और वो है महामारी। ऐसा लगता है जैसे उसने डिजिटल बैंकिंग को फास्ट फॉरवर्ड बटन पर डाल दिया हो। फास्ट फॉरवर्ड शायद सही शब्द भी नहीं है। हाँ, ये तो एक तरह का बिग बैंग था। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो बैंकिंग के लिए ब्रांच जाना बंद करें। जिन्हें डिजिटल बैंकिंग पर शक था, उन्हें भी इसे अपनाना पड़ा, और बैंकों के पास भी असल में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने स्रोतों में एक आंकड़ा पढ़ा और मुझे यकीन नहीं हुआ। अप्रैल 2020 की शुरुआत में नए मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन में 200% की बढ़ोतरी। 200%? और मोबाइल बैंकिंग ट्रैफिक 85% बढ़ गया। ये कोई सामान्य ग्रोथ नहीं है, ये एक तरह का धमाका है। सही कहा। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल नहीं था। इसने हमारी आदतें हमेशा के लिए बदल दी हैं। हमेशा के लिए? हाँ। एक बार जब लोगों को घर बैठे 24 घंटे बैंकिंग करने की सुविधा मिल गई, तो फिर लाइन में लगने के लिए वापस कौन जाना चाहेगा। डिजिटल बैंकिंग के फायदे अब लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। सबसे बड़ा फायदा तो शायद सुविधा ही है। अब बैंक आपकी जेब में है, चाहे दिन हो या रात। हाँ, और ये सुविधा कई परतों में आती है। पहला तो यही है कि बैंक 24/7 खुला है। दूसरा है तुरंत और लगभग मुफ्त पेमेंट। यूपीआई ने तो क्रांति ही कर दी है। आज एक चाय वाले से लेकर बड़े शोरूम तक हर जगह पेमेंट सेकंडों में हो जाता है। इसने कैश पर हमारी निर्भरता बहुत कम कर दी है। और बैंक अब सिर्फ एक लॉकर की तरह काम नहीं कर रहे जहां आप अपना पैसा रखते हैं। अब वो आपको सलाह भी दे रहे हैं, आपके बिल्स भी मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तीसरा फायदा है, व्यक्तिगत सेवाएं, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। आपका बैंक अब आपके खर्च करने के पैटर्न को समझकर आपको बेहतर बचत के तरीके या सही निवेश के विकल्प बता सकता है। अच्छा। और इसका एक और पहलू है जो बैंकों के लिए फायदेमंद है, लागत में कमी। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन ब्रांच में होने वाले ट्रांजैक्शन से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है वित्तीय समावेशन, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब बैंकिंग को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। हाँ, डिजिटल बैंकिंग की वजह से अब उन दूर दराज के गांव में भी लोग अपने फोन से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, जहां शायद बैंक की ब्रांच खोलना कभी भी आर्थिक रूप से संभव नहीं होता। हाँ, और स्पीड की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि इसके पीछे कोई जबरदस्त टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी। हमारे सूत्रों में ब्लॉकचेन का जिक्र बार बार आता है, जो इस स्पीड और सुरक्षा को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। ब्लॉकचेन बैंकिंग का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स में जो अभी भी बहुत धीमे और महंगे हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? ये ब्लॉकचेन आखिर है क्या भला? जरूर। इसे एक डिजिटल बही खाते की तरह समझिए, जो किसी एक बैंक के पास नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ रखा हुआ है और आपस में जुड़ा हुआ है। ओके। जब भी कोई लेन देन होता है तो वो इन सभी बही खातों में एक साथ दर्ज हो जाता है और उसकी पुष्टि हो जाती है। अब अगर किसी को इसमें छेड़छाड़ करनी है तो उसे एक ही समय पर हजारों कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, जो लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, जो लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो इसीलिए ये ज्यादा सुरक्षित है। और इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि सिस्टम खुद ही हर लेन देन को वेरीफाई कर लेता है। किसी तीसरे पक्ष जैसे क्लियरिंग हाउस या केंद्रीय बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसी वजह से बहुत तेज है। कितना तेज? रिसर्च में एक बेहतरीन उदाहरण है।
पारंपरिक तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को वेरीफाई करने में 2 दिन तक लग सकते हैं। 2 दिन? हाँ, ब्लॉकचेन यही काम कुछ मिनटों में कर सकता है। 2 दिन से कुछ मिनट, ये तो वाकई गेम चेंजर है। पर ब्लॉकचेन तो ठीक है, ये थोड़ा दूर की बात लगती है। हमारे स्रोतों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र है, जो शायद आज ग्राहकों की जिंदगी पर ज्यादा असर डाल रहा है। क्या ये कहना सही होगा? ये कहना बिल्कुल सही होगा। AI आज पर्दे के पीछे रहकर बैंकिंग को ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बना रहा है। कैसे? बैंक हर दिन भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा करते हैं, ग्राहकों की आदतें, उनके लेन देन, उनकी लोकेशन। AI इस डेटा में छिपे पैटर्न को समझने में मदद करता है। जैसे कि धोखाधड़ी को रोकना। मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने एक अलग शहर से अपनी कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की और तुरंत मेरे पास बैंक से फोन आ गया। हाँ, पहले गुस्सा आता था, पर अब समझ आता है कि ये AI ही है जो मेरे पैसे बचा रहा है। आपका अनुभव इसका बेहतरीन उदाहरण है। AI आपके सामान्य खर्च के पैटर्न को जानता है। जैसे ही कुछ असामान्य होता है, वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ करता है। हाँ, ये इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी बड़ी गड़बड़ियों को पकड़ने, ग्राहकों के व्यवहार को समझकर उन्हें सही प्रोडक्ट सुझाने और ये अनुमान लगाने में भी मदद करता है कि किसे लोन देना चाहिए और किसे नहीं। इससे मानवीय गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। मतलब ये कि AI सिर्फ बैंकों को और कुशल नहीं बना रहा, बल्कि ये बैंकिंग को एक रिएक्टिव सर्विस से एक प्रेडिक्टिव सेवा में बदल रहा है। बिल्कुल सही सोचा आपने। कल का बैंक शायद आपको लोन के लिए अप्लाई करने से पहले ही बता देगा कि आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ सेवा पर नहीं, बल्कि बैंक की कमाई पर भी पड़ेगा। एक पूर्वानुमान है कि 2030 तक AI बैंकों को अपनी परिचालन लागत, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, 22% तक कम करने में मदद करेगा। 22%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। पर सवाल ये है कि बैंक इस बचत का करेंगे क्या? क्या हमें सस्ती सेवाएं मिलेंगी या फिर बैंक इस पैसे को और नई टेक्नोलॉजी में लगाएंगे? ये एक बड़ा रणनीतिक सवाल है। कुछ बैंक शायद इसका फायदा ग्राहकों को देकर ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश करेंगे। वहीं कुछ दूसरे इस पैसे को और बेहतर AI और टेक्नोलॉजी बनाने में लगाएंगे ताकि वो बाजार में सबसे आगे रह सकें। शायद हमें दोनों का मिश्रण देखने को मिले। जब सब कुछ इतना डिजिटल और डेटा पर आधारित हो रहा है, तो साइबर सुरक्षा का सवाल तो सबसे पहले आता है। जितना ज्यादा डेटा ऑनलाइन होगा, हैकर्स का खतरा भी उतना ही बढ़ेगा। बैंकिंग हमेशा से हैकर्स का सबसे बड़ा निशाना रहा है। हाँ, इसलिए बैंक अपनी सुरक्षा पर बहुत खर्च करते हैं। लेकिन हमारे रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक दिलचस्प कहावत है कि इंसान ही सबसे कमजोर कड़ी है। अच्छा। और इसके पीछे एक ठोस आंकड़ा भी है। 95% सुरक्षा उल्लंघन यानी सिक्योरिटी ब्रीच किसी न किसी मानवीय त्रुटि के कारण होते हैं। 95%? ये आंकड़ा तो डरावना है। पर क्या इसका मतलब ये नहीं कि बैंक अपनी टेक्नोलॉजी को इतना जटिल बना रहे हैं कि आम इंसान से गलती हो ही जाती है? क्या ये सिर्फ इंसान की गलती है या सिस्टम के डिजाइन की भी? यह एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। यह दोनों की जिम्मेदारी है। एक तरफ कर्मचारियों और ग्राहकों को लगातार शिक्षित करना जरूरी है कि वो फिशिंग ईमेल्स या फर्जी कॉल्स के झांसे में ना आएं। दूसरी तरफ बैंकों को भी ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो इस्तेमाल करने में आसान हो और जहां गलती की गुंजाइश कम से कम हो। सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। सुरक्षा के अलावा एक और चीज है जिस पर अब बहुत जोर दिया जा रहा है, स्पीड। इंस्टेंट पेमेंट की बात हर जगह हो रही है। हाँ, अब लोगों को इंतजार करना पसंद नहीं। इंस्टेंट पेमेंट का मतलब है कि पैसा सेकंडों में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंच जाए, चाहे रात हो या छुट्टी का दिन। और भारत तो इसमें आगे है। बिल्कुल। भारत में NPCI ने UPI के जरिए ये पहले ही कर दिखाया है और हम इसके आदी हो चुके हैं। दुनिया के दूसरे देश भी अब इस मॉडल को अपना रहे हैं। हाँ, यूरोप में भी SEPA नाम का एक सिस्टम है जो पूरे यूरोप के लिए वैसा ही काम करता है जैसे हमारे यहाँ UPI करता है, और उसने भी पेमेंट को बहुत तेज बना दिया है। अमेरिका में भी अब फेडरल रिजर्व FedNow नाम की एक सर्विस शुरू कर रहा है। FedNow? हाँ, जो कुछ ही सेकंड में $25,000 तक के ट्रांसफर को प्रोसेस करेगी। तो ये अब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हमारे रिसर्च से पता चलता है कि अब बैंकिंग सिर्फ बैंकों का खेल नहीं रह गया है। एप्पल, गूगल और सैमसंग जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इस मैदान में उतर रही हैं। ये तो पारंपरिक बैंकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हो ये रहा है कि बैंकों के प्रति ब्रांड लॉयल्टी, मतलब वफादारी, कम हो रही है। अच्छा? खासकर युवा पीढ़ी के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करना कोई बड़ी बात नहीं है। वे वहां जाते हैं जहां बेहतर ऐप और अच्छी सर्विस मिलती है। और टेक कंपनियों के पास तो पहले से ही करोड़ों यूजर्स का भरोसा और डेटा है। ठीक समझे।
लोग इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को रोज इस्तेमाल करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं। तो जब एप्पल या गूगल कोई पेमेंट सर्विस लॉन्च करते हैं तो लोग उसे आसानी से अपना लेते हैं। तो क्या ये कंपनियां भविष्य में बैंकों की जगह ले लेंगी? क्या हमें गूगल बैंक या एप्पल बैंक देखने को मिलेंगे? यहाँ सीधे टकराव के बजाय सहयोग का एक नया मॉडल उभर रहा है। इसे कहते हैं बैंकिंग एज अ सर्विस। बैंकिंग एज अ सर्विस, हाँ, या बाज। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि बैंक एक रेस्टोरेंट का किचन है जिसके पास खाना बनाने के सारे उपकरण, शेफ और सरकारी लाइसेंस हैं। ठीक है। और एक नई फूड डिलीवरी ऐप जैसे ज़ोमैटो या स्विगी उस किचन का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाकर लोगों तक पहुंचाती है। यहाँ बैंक वो किचन है और फिनटेक या टेक कंपनी वो ऐप है। अच्छा। तो फिनटेक कंपनी को अपना पूरा बैंकिंग सिस्टम और लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो बैंक के बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल कर लेती है। मतलब टेक कंपनियां कस्टमर एक्सपीरियंस और ऐप पर ध्यान देंगी और बैंक पर्दे के पीछे रहकर असली बैंकिंग का काम करेंगे। बिल्कुल। ये एक नया इकोसिस्टम बना रहा है जहां बैंक्स, फिनटेक कंपनियां और दूसरी टेक कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। बैंक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और टेक कंपनियां बिना पूरा बैंक बनाए अपने ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं दे पा रही हैं। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि बैंकिंग एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ये ज्यादा डिजिटल, ज्यादा पर्सनल, ज्यादा तेज और ज्यादा कनेक्टेड हो रही है। जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये बैंकिंग के मूल विचार को ही बदल रहा है। बैंक अब कोई इमारत नहीं रहे, बल्कि एक सेवा बन गए हैं जिसे आप कहीं से भी, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है।